हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता दे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक बीएससी नर्सिंग 2025 के पीवाईक्यू फिज़िक्स का। ठीक है, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट और एक वीडियो बनेगी पार्ट 2 फिज़िक्स के 26 नंबर क्वेश्चन से, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर फिज़िक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग का बायो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो आज फिज़िक्स करेंगे। और बायो वर्ल्ड ऐप पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट A ray of light is incident at 60 degree on one face of a prism of angle 30 degree, and the emergent ray makes 30 degree with the incident ray and the refractive index of the prism। जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पर मेन जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा क्या है हमसे, ये पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, ठीक है। तो क्या है, प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के एक फलक पर 60 डिग्री पर आपतित होती है तथा निगृत किरण आपतित किरण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। प्रिज्म का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता करेंगे, तो मैंने कुछ सॉल्यूशंस पहले से थोड़े मोड़े लिख दिए ताकि समझाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को सब क्वेश्चन में सबसे पहले देख लीजिएगा कि इंसिडेंट रे को क्या कहते हैं, ठीक है। और प्रिज्म, ये तो पता ही होगा कि प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डिग्री कोण, प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री कोण वाले प्रिज्म और फलक पर ये आपतित मतलब कि इंसिडेंट दिया हुआ है, इंसिडेंट रे। और ये वाला जो है ये प्रिज्म एंगल दिया हुआ है, और इंसिडेंट रे यानी नगृत किरण और आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में जो डिफरेंस है, मतलब कि जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, फिर ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स का, ठीक है। तो पहले ये सब क्या क्या दिया हुआ है, तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें ये लिखना होता है कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या क्या नहीं, ठीक है। और देखिए, इसमें इंसिडेंट रे दिया हुआ है ना, यानी कि आपतित जो भी, अगर मेरे से कुछ भी बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, हमको लगता है हो रहा होगा, तो आप लोग को समझ तो आ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से समझना, ठीक है। और प्रिज्म एंगल कितना हुआ है, वो दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना। और आपतित और निर्गित जो भी था उसके बीच में जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब दिया हुआ था क्वेश्चन में और पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला ये है, पहले डेविएशन निकालेंगे, क्योंकि डेविएशन से निकालेंगे ई निकालेंगे, ठीक है। इमर्जेंट रे निकालना है हम लोग को। तो डेविएशन क्या होता है, जो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसी को, यानी कि आपतित और निर्गित रे के बीच में जो डिफरेंस है उसी को डेविएशन कहते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन के हिसाब से हम लोग निकालेंगे ई कितना होता है। देखिए यहाँ पे पुट किया है मैंने वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे डेविएशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, फिर आई कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है, और फिर ई हम लोग को नहीं पता है, और ए दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट किया है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और फिर ई का वैल्यू कितना आया, 0 आया। इसका मतलब कि कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है ना, डेविएशन नहीं हो रहा है। डेविएशन मतलब कि समझ में आ रहा है ना, एक जो डिफरेंस है ना, उसी को डेविएशन बोल रहे हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला होता है ये वाला, ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, ए का वैल्यू पुट किया, ठीक है। डेविएशन का 30 डिग्री ये भी दिया हुआ था, बस पुट करने के बाद ये आया साइन 30 डिग्री बाय साइन 15 डिग्री, है ना, साइन 15 डिग्री, ऐसे करके ये पुट हुआ। अब देखो,
जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0.5 डिग्री, और 15 डिग्री ये भी सिखाया जाता है, ठीक है, 11th में ही सिखाया जाता है, तो उसको भी रिवाइज कर लेना कैसे एंगल्स निकालते हैं, ठीक है। पर अगर कॉमन सेंस लगाएं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग को देखिए सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिखना है, हमें ऑब्जेक्टिव आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारे सामने ही है चार, अब तुक्का लगाने नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा दिमाग लगाने बोल रही हूँ कि 30 डिग्री का अगर साइन 30 डिग्री का क्या है 0.5 है, तो 15 का उससे आधा ही होगा, है ना, आधा ही होना चाहिए, तो देखिए 0.25 है ना, थोड़ा थोड़ा। अब क्या हुआ, आंसर कितना आया 1.93। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा होगा ऑप्शंस, तो यहाँ पे कहीं पे भी 1.93 तो नहीं दिख रहा है, तो जो सबसे पास वाला है, सबसे पास कौन सा है 1.732, तो यही क्या है आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। इसको वापस से सॉल्व करेंगे सब कोई, ठीक है, जो जो थोड़ा टफ है वो क्वेश्चंस वापस से सॉल्व करेंगे हम, इसमें स्टार लगा दे रहे हैं, ठीक है, वापस से सॉल्व करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग को डिफ्रैक्शन देखना है, अगर हम लोग को डिफ्रैक्शन देखना है तो साइज़ क्या होना चाहिए ऑब्स्टैकल का, क्या वो आधा वेवलेंथ होना चाहिए, शुड बी वेवलेंथ बाय 2 वेयर वेवलेंथ, हाँ ये वेवलेंथ का ही साइन है, शुड बी हाफ वेवलेंथ, फिर शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, या हैज़ नो रिलेशन टू द वेवलेंथ, या फिर शुड बी मच लार्जर देन द वेवलेंथ, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा बी, जितना मतलब स्लिट का होगा उतना ही ऑब्स्टैकल का भी होना चाहिए, ठीक है, सेम सेम होना चाहिए। तो आंसर क्या है, ये है, यानी कि तरंग दैर्घ्य के क्रम का होना चाहिए, है ना। अब द मेटल इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन व्हेन हिट बाय ग्रीन लाइट, क्या कह रहा है कि एक सरफेस है, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाय ग्रीन लाइट बाय बट नन व्हेन हिट बाय येलो लाइट, और क्या बोल रहा है कि पहले पढ़ लेते हैं, अ मेटल सरफेस इजेक्ट्स वेवलेंथ व्हेन हिट बाय ग्रीन लाइट बट नन व्हेन हिट बाय येलो लाइट, द इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्टेड व्हेन द सरफेस इज हिट बाय ब्लू लाइट, हीट रेज, इंफ्रारेड और रेड लाइट। और हिंदी में क्या है, एक धातु की सतह हरे प्रकाश से टकराने पर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालती है, लेकिन पीले प्रकाश से टकराने पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालती, सतह पर किससे टकराने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो क्या कह रहा है कि अभी हम लोग आराम से समझते हैं, ठीक है, हमारे पास कलर्स भी है। तो क्या हो रहा है, जब हरे लाइट से टकरा रही है, मिनट, जब हरे लाइट से टकरा रही है तो क्या हो रहा है, हम लोग ऑरेंज से इलेक्ट्रॉन को ये कर रहे हैं डिनोट, ठीक है, ऑरेंज से, तो क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन वही जब हम लोग येलो लाइट से कर रहे हैं ना, येलो लाइट से, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। तो अब पूछ रहा है कि अगर येलो लाइट से नहीं निकला है ना, ग्रीन लाइट से निकला, तो अब इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से किस लाइट में से निकलेगा। तो इसका अब ये तुक्का वाला या ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। पहली बात, हमें पता है कि एनर्जी की ये फॉर्मूलाज होते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब हिंदी वाले थोड़ा सा रिलेट करना कोशिश करना, समझ आ जाएगा, और जिनको आता है उनको तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो E इज इक्वल्स टू क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू को और कैसे लिख सकते हैं C बाई लैम्डा, इसीलिए E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। अब क्या पता चल रहा है इससे फॉर्मूला से कि जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर वेवलेंथ घट रही है तो एनर्जी बढ़ेगी, है ना, इनडायरेक्टली मतलब यही होता है ना, और डायरेक्टली मतलब दोनों साथ में बढ़ते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब एक अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, और अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, ठीक है, ये मतलब होता है इनडायरेक्टली का। अब देखिए पता क्या चला कि जब हम लोग ग्रीन लाइट दे रहे हैं ना, जब हम लोग ग्रीन लाइट दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए जब ग्रीन लाइट दिया था तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वो निकल रहा था, है ना, वो निकल रहा था, लेकिन येलो लाइट जब हम लोगों ने दिया तो फिर नहीं निकला,
तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना फॉर्मूला, एनर्जी से कैसा रिलेशन बन रहा है वेवलेंथ का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि हम लोग को इससे कम वेवलेंथ वाला डालना पड़ेगा, यानी कि ग्रीन से कम वेवलेंथ वाला डालना पड़ेगा तो निकलेगा। अगर ज़्यादा वाला डालेंगे ना तो नहीं निकलेगा। हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम लोग को अगर जैसे कि कोई दुकान है, ठीक है, अगर हम लोग को कुरकुरे चाहिए 10 रुपीज़ वाला, ठीक है, 10 रुपया वाला, तो हम लोग को 10 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे 8 रुपया देंगे तो कुरकुरे नहीं मिलेगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी है कि जितना एनर्जी चाहिए उतना देना पड़ता है, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर ग्रीन लाइट में जो वेवलेंथ था उससे हम लोग को एटलीस्ट उतना तो देना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे कम वाला देंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तब अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ से तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ वेवलेंथ बढ़ रहा है। पर हम लोग को कैसा चाहिए, जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम एनर्जी हो रहा है ना, यही पता चल रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो हम लोग को क्या कम वाला लेना पड़ेगा, तो कम वाले में क्या है, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू है। ठीक है, तो वॉयलेट होना चाहिए या फिर इंडिगो होना चाहिए या फिर ब्लू होना चाहिए, तो फिर निकल जाएगा, है ना। तब ऑप्शंस देखते हैं क्या है। देखिए पहले ही में निकल गया, ब्लू है। ठीक है, तो यही है आंसर। ये ऐसे करके सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं कर देना। रेड से नहीं होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा हो जाता है और ये सब नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, नीली प्रकाश से होगा। समझ में आ गया? नहीं समझ आया वापस से देखेंगे, ठीक है। और नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया, ये कमेंट करना, फिर हम लोग वापस से डिस्कस भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीमे धीमे चलना है। When the velocity of electron increases its de Broglie wavelength, तो जब velocity of electron increase होता है तो de Broglie wavelength में क्या होता है? ठीक है, ये है क्वेश्चन में। तो सबको पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p होता है। ठीक है, अब बोलेंगे इसमें वेवलेंथ कैसे है, हर एक फार्मूला नहीं रटना होता है। मोमेंटम का क्या होता है, पी का क्या होता है, एम वी होता है, तो क्या होगा h/mv। अभी मैंने बताया कि अगर कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, वेवलेंथ घटेगा। सिंपल सा आंसर है, बी होगा, डिक्रीज। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है यानी कि स्पीड बढ़ता है तो उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगा, तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, हम लोगों ने देख लिया फॉर्मूला से। अब द वॉल्यूम बाय एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय अ फैक्टर। ठीक है, अबाउट बोल रहा है कि एक मिनट, एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन नाभिक के आयतन से लगभग कितना गुना अधिक होता है ना। बोल रहा है कि जो एटम का, यानी कि यहाँ पे परमाणु क्या है, एटम है, और नाभिक क्या है, न्यूक्लियस है, सही बोल रहे हैं ना। तो इसमें बोल रहा है कि जो परमाणु है यानी कि एटम है उसका घेरा कितना ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से। तो ये फॉर्मूला था, बता रही हूँ। 10⁻, रेडियस का क्या था, रेडियस जो होता है एटम का वो ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से 5 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, 5 गुना ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से। तो अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, गोल सा स्ट्रक्चर होता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, 4/3πr³। तो रेडियस ऑफ एटम कितना होगा, 10⁻15। हाँ, तो क्या होता है कि जो रेडियस होता है वो रेडियस ऑफ द एटम इज 10⁻5 टाइम्स
ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि 10⁵ टाइम्स ज़्यादा होगा एटम का रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस से। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है उसमें 4/3 πr³ आता है। इसका मतलब जो रेडियस होगा वो जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, वापस से लिख देते हैं, 10⁻15 हो जाएगा। ये जो डेटा दिया हुआ है ये तो ऐसे फिजिक्स में दिया हुआ ही है, लेकिन जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब if the voltage of a bulb rated 2020 volt and 100 watt drops by 2.5% of its rated value, the percentage of the rated value by which the power would decrease is। बोल रहा है यदि 2020 वोल्ट 1000 वाट रेटेड बल्ब में वोल्टेज उसके रेटेड मान से 2.5% कम हो जाता है तो रेटेड मान का कितना प्रतिशत बिजली कम हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। पहली बात तो इसमें बोल रहा है इतना वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, 220 वोल्ट, पावर इतना है और वोल्टेज कह रहा है 2.5% कम हो रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू V²/R। और ये वाला एरर वाले चैप्टर में है कि 2 इंटू जो पावर होता है वो आगे आ जाता है और ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, उसका जो परसेंटेज होता है ये, और इसमें तो कुछ था ही नहीं जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या हो गया, 2 इंटू 2.5 यानी कि 5% कम आएगा, है ना, 5% कम आएगा। तो आंसर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 5% कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इन द सीरीज 2 और मोर then 2 resistances, the current through each resistance is same, the voltage through each resistance is same, the current nor voltage through each resistance is same, the both current and voltage through each resistance is same। तो अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोधी के श्रेणी क्रम संयोजन में है तो प्रत्येक प्रतिरोधी से प्रवाहित धारा समान होती है, या फिर प्रत्येक प्रतिरोधी से गुजरने वाला वोल्टेज समान होता है, या फिर प्रत्येक प्रतिरोध से होकर गुजरने वाली धारा या वोल्टेज समान नहीं होती, या फिर दोनों ही समान होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर सीरीज में है तो करंट सेम होता है, ठीक है, और वहीं अगर पैरेलल में होता है तो फिर क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, अब इन अ सर्किट अ सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर, है ना, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है वाला एक सेल बाहरी प्रतिरोध यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेल में खींची गई अधिकतम धारा के लिए शर्त क्या है, अगर हम लोग को मैक्सिमम करंट चाहिए, है ना, अधिकतम धारा चाहिए, तो फिर क्या होगा, इसका कंडीशन क्या होगा। तो सब अगर आप ही बताइए, अगर करंट हम लोग को ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस कम करना होगा, तो अगर जहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वहीं पे ज़्यादा होगा, एकदम इजी है। और अगर हम लोग को सबसे ज़्यादा करना हो, सबसे ज़्यादा, है ना, ज़्यादा अगर करना हो तो सबसे ज़्यादा में ये हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम, सॉरी एक सेकंड, ज़्यादा क्या ज़्यादा, एक मिनट, और हम लोग को अगर सबसे मिनिमम करंट करना हो तो ये कंडीशन होगा। अब चलते हैं आगे। द नेचर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट्स आर। तो जो पैरेलल समांतर और प्रति समांतर धाराओं की प्रकृति क्या है, तो पैरेलल करंट्स रिपेल एंड एंटी पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट। पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल
करेंट्स रिपेल, बोथ करेंट्स अट्रैक्ट एंड बोथ करेंट्स रिपेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो पैरेलल करंट होती है वो अट्रैक्ट करती है, जो एंटी पैरेलल करंट है वो क्या करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है। अब द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट आई, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड इतना नंबर टर्न्स है कि एक त्रिज्या आर और फेरों की संख्या n वाली धारा I ले जाने वाली वृत्ताकार कुंडली की चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होती है ना। तो मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, हिंदी वाले अपना देखेंगे कि क्या फॉर्मूला के साथ, मतलब फॉर्मूला तो सही होगा, कॉन्सेप्ट भी सही है, मतलब अपने हिसाब से देखेंगे मैच करके, है ना। यही फॉर्मूला होता है, सही है। m इज इक्वल्स टू निया, है ना। अब इसमें क्या पूछा है, अब सबको पता है कि अब सबको पता है कि एक मिनट, है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर कॉइल का, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, NI पाई आर स्क्वायर होता है, इतना हुआ। अब देखिए जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इसके, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे मेन कारण क्या है, चेंज इन स्पीड, यानी कि गति में परिवर्तन आना। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की मुख्य कारण क्या है, गति में परिवर्तन आना, है ना। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, इन्फिनिटी, यानी कि अनंत पार, अनंत पार होती है। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज कितनी है, 4 सेंटीमीटर इन साइज है एंड प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के सामने है, इस तरफ, है ना, इस तरफ है। कितनी दूर, 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर, ये है रह गया। ठीक है, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कितने डिस्टेंस में, जो एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस में स्क्रीन को रखना चाहिए कि एक शार्प इमेज बने, है ना। 4 सेमी आकार की एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु का जो साइज है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो 15 सेमी फोकस दूरी है, दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेमी की दूरी पर रखी गई है। मतलब कि एक कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, उसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, और उस ऑब्जेक्ट की जो, यानी कि जो वस्तु का जो साइज़ है ना, आकार है, वो कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि अगर हमें उसका प्रतिबिंब प्राप्त करना है, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो दर्पण से पर्दा कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, है ना। ये है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों ने बता दिया। अब देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उसका साइज़ है ना। फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, वस्तु कितनी दूरी पे है, तो 25 सेंटीमीटर -25, ठीक है, -25 सेंटीमीटर दूरी पे है, और फोकल लेंथ कितना है, -15 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग, ये रह गया इसका फॉर्मूला, पता है सबको, ये होता है फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला पुट करेंगे, एफ के जगह -15 इधर आ जाएगा, ठीक है, -15, फिर 1/v, बस पुट करना और कुछ नहीं करना है, बता रही हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव का साइन था पहले से ही, देखो, और फिर u का वैल्यू इधर पुट कर देंगे, क्योंकि 25 था, -25 था, ठीक है, इतना दूर हो गया। अब ये जो प्लस माइनस माइनस होता है, सबको पता है,
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो -25 जब इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, +25 होगा। वही हुआ है, देखिए +25 फिर -15 इक्वल्स टू 1/v, है ना। अब प्लस माइनस डिवीजन ये सबको आता होगा, अपने से कर लेना, देखो मैंने किया है, ठीक है, कर लेना। फिर सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा यहाँ तक, फिर उसको इन्वर्ट कर देना, तो क्या आएगा, -37.5 सेंटीमीटर, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। डन, आंसर ये है, दर्पण के सामने 37.5 पर। हो गया। अब देखिए पूछा है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला किस तरीके से एक्सप्रेस होता है, ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे लेंस फार्मूला। कितना नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर है ना, 14 नंबर। क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है, ठीक है। अब क्या करना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, और क्या क्या होता है, I² R होता है। ये सब भी पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है ये पूछा है तो अगली बार ये नहीं पूछ सकते, ये भी होता है। इसका एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, ठीक है, इसी पेपर का और इसी पार्ट में, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग According to the second law of thermodynamics, the coefficient of performance of a refrigerator can never be. तो coefficient of performance of refrigerator can never be ऊष्म गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार एक रेफ्रिजरेटर के निष्पादन का गुणांक कभी भी नहीं हो सकता, डैश नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी नहीं होगा किसी का भी। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहे, परफॉर्मेंस कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक है। अब एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसको अगर हम लोग अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके लिए, तो जो हमेशा याद रखना कि अगर अमीटर में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस स्मॉल होनी चाहिए और किस में लगनी चाहिए, पैरेलल में, है ना। समांतर में कम मान की शंट प्रतिरोध लगाएंगे हम लोग, क्या करने के लिए, अगर हम लोग कुंडली गैल्वेनोमीटर का मिलाकर अमीटर में रूपांतरण करना चाहते हैं, किया जा सकता है। किस प्रकार से, अगर हम लोग समांतर में कम मान की शंट प्रतिरोध का उपयोग करें, है ना। वही अगर वोल्ट मीटर करना है तो क्या करना पड़ेगा, हाई लेना पड़ेगा और सीरीज में लगाना पड़ेगा। अगर क्या करना है, वोल्ट मीटर में करना है, वोल्ट मीटर में, ठीक है। अब एक सब्सटेंस है विच एट रूम टेम्परेचर रिटेन द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। वे पदार्थ जो कमरे के तापमान पर अपने लोह चुंबकीय गुणों को एक लंबे समय तक बनाए रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसको स्थायी चुंबक कहते हैं, यानी कि परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। अब द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरक ईएमएफ की ध्रुवीयता दी जाती है, ध्रुवता दी जाती है किस लॉ से, लेंस का नियम, है ना, लेंस लॉ से दी जाती है, लेंस नियम के द्वारा दी जाती है। अब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इज ऑब्टेन्ड बाय सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो उसको किस चीज़ से डोप करना पड़ेगा, जब एक डैश में सिलिकॉन या जर्मेनियम की मिलावट की जाती है तो पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर प्राप्त होती है। तो वो किस टाइप की इम्प्योरिटी होती है, तो वो होती है आपकी त्रिसंयोजकता अशुद्धता, यानी कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऐसे करके R1 R2 सबको पता चल रहा है, ये पैरेलल है ना, सब बहुत इतने तो स्मार्ट है ही, है ना।
एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना, पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल की वैल्यूज़ दी हुई है R1 R2 R3 की, पैरेलल की नहीं, रेजिस्टेंस की, प्रतिरोधक की, है ना, प्रतिरोध की दी हुई है, क्या कहते हैं, वैल्यू दी हुई है। यहाँ से पुट करके आंसर निकालना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड, कितना नंबर क्वेश्चन है देखने दीजिए, 21 नंबर है ना। फिजिक्स का कराने में थोड़ा टाइम लग रहा है सब, क्योंकि समझाने में टाइम लग रहा है ज़्यादा। 1/R इक्विवेलेंट, ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है, R1 3 है ना, इसीलिए हम लोग R2 प्लस R3 करेंगे, ठीक है। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है देख लेते हैं, 2 5 और 3 है ना, 2 5 और 3 दिया हुआ है, तो 1/RE लिख रहे हैं इसको, इक्विवेलेंट को ऐसे ही लिख देते, छोड़ो। 1/2 1/5 और 1/3 ये दिया हुआ था। अब कुछ नहीं, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तीनों को इंटू कर देंगे, इतना तो पता है, नहीं पता है तो पता करो, नहीं पता है तो मत बैठना एग्जाम में, सॉरी। 15, ठीक है, होता है ना, 2 दिया हुआ है, ये 15 होगा कि नहीं होगा, ये कितना होगा 6 होगा, ये कितना होगा 10 होगा। अब ये मत बोलना किसी को नहीं आता है। 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा 31 और 30। अब ये जो आंसर में टिक करेगा क्या होगा, ये आंसर होगा, जल्दी बताना तो, कौन कौन बोल रहा है ये आंसर होगा, बिल्कुल गलत है, गलती से भी नहीं करना, नहीं तो फिर गई भैंस पानी में, है ना, क्योंकि ये 1/R इक्विवेलेंट का है, ठीक है। इसको उल्टा भी करना होता है, कोई कोई महाशय होते हैं सीधा आंसर देख के मार देंगे, ऐसा काम मत करना, पाप लग जाएगा। आंसर क्या है 30/31 ओम, है ना, 30/31 ओम होता है, ध्यान से। अब एन इलेक्ट्रॉन enters a magnetic field at right angle the direction of the force is, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल की दिशा क्या है, फोर्स की दिशा क्या है। तो सब कोई लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल लगाएंगे, जिसमें जो थंब होता है वो आपको बताता है फोर्स के बारे में, जो फादर मदर चाइल्ड पता है ना सबको, ऐसे निमोनिक है, जो थंब होता है वो फोर्स होता है मदर से, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर होता है वो करंट, चाइल्ड करंट दिखाता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, वेलोसिटी, है ना, इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, सब लगाओ पहले। तो ध्यान रखना, ऐसे करने से हम लोग का आंसर क्या आ रहा था, आउट ऑफ द पेज हो रहा है ना, आउट ऑफ द पेज हो रहा है जो फोर्स आ रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो जब भी नेगेटिव चार्ज की बात होगी ना, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, उलट देंगे, है ना। अगर ये आउट ऑफ द पेज आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, इनटू द पेज। लेकिन वहीं अगर ये प्रोटॉन होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला होता, तो फिर हम लोग चेंज नहीं करते, आउट ऑफ द पेज ही होता। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, इसीलिए इनटू द पेज हो जाएगा, यानी कि पेज में हो जाएगा, ठीक है, पेज से बाहर नहीं होगा। लगा लेना सब, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल बता दिया मैंने। फिर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ऑफ कॉपर वायर, अगर उसको हम लोग रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन व्हाट, कैसे चेंज होगा हर एक चेंज में, तो तांबे की तारों की एक आयताकार कुंडल की चुंबकीय क्षेत्र से घुमाया जाता है, प्रेरित धारा की दिशा प्रत्येक डैश में एक बार बदलती, कितने बार में, हाफ रेवोल्यूशन में, है ना, आधी कक्षा में बदल जाती है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है बायोमास एनर्जी सोर्स का, है ना, किसका उदाहरण नहीं है, बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, सब बता सकते हैं, सब स्मार्ट है। एक न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होगा, बाकी सारे तो आप सोचो, लकड़ी, गोबर गैस, एनिमल वेस्ट, ये सब सारे बायो 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 बायो, है ना। अब इंसुलेटर कौन सा नहीं है, ड्राई एयर। अभी सब हाथ मत डाल देना, सच में सब कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड में अगर हम लोग करंट
वाला वायर टच करते हैं तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो ह्यूमन बॉडी इंसुलेटर नहीं है, वो कंडक्टर है, ठीक है, याद रखना सब कोई। इंसुलेटर नहीं होता तो नॉट एन इंसुलेटर में क्या होगा? ह्यूमन बॉडी, यानी कि क्या है वो? कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है। एक मिनट, अजीब से लिखा, हाँ सही है। कंडक्टर है। तो इसी के साथ पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है हमारे फिज़िक्स का, ठीक है। और बायोवर्ल्ड ऐप पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। जिसको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत है उसको वापस सॉल्व करना, ठीक है, और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज़ करना है साथ में, तब वो बेटर होते जाएगा आपका, है ना। और जो दिक्कत होगा वो भी बताना। तो ऐसे करके हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में फ़िज़िक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।